वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस एप्लीकेशन पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज का जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण सेशन है आज, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज द थर्मोडाइनमिक्स, बेसिक थर्मोडाइनमिक्स। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए, थर्मोडाइनमिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि देखिए, जितने भी थर्मल से रिलेटेड आगे की जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जिसे हम बोलते हैं थर्मल एप्लीकेशन पार्ट, तो उनको समझने के लिए ये वाला जो सब्जेक्ट होता है ये बेसिक होता है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी के जितने भी लॉज है, कॉन्सेप्ट्स है, वो सब हम अप्लाई करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन पार्ट होता है, जैसे कि RAC, IC, पावर प्लांट, HMT, वहां पर जो वो उनको अगर आपको समझना है तो पहले सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स को समझना होगा। ओके, तो देखिए, अगर मैं बात करूं इन जनरल की थर्मल इंजीनियरिंग की, तो थर्मल इंजीनियरिंग जो होता है इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपका सबसे बेसिक सब्जेक्ट रहेगा। बस पहला जो सब्जेक्ट रहेगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद में अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ जाता है तो इसका एप्लीकेशन पार्ट जो रहेगा वो क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। थर्ड, IC इंजन। एंड द फोर्थ वन इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ओके, इसके अलावा एक और सब्जेक्ट इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, दैट इज हीट मास ट्रांसफर। तो देखिए, ये सारे सब्जेक्ट मिलके क्या बना लेते हैं, हमारा थर्मल इंजीनियरिंग बना लेते हैं। ओके, तो ये वाला जो सेशन है इसमें हम सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट हमारा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, तो यहां पर हमारी जो पहली यूनिट रहेगी वो रहेगी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट जो रहेगी हमारी, दैट विल बी द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड यूनिट में हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हीट एंड वर्क क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट जो रहेगी, इट विल बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट विल बी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका एंट्रोपी का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देन अवेलेबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद की जो यूनिट रहेगी, इट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। देन लास्ट यूनिट विल बी थर्मोडायनामिक रिलेशन। तो अगर हम यहां पर बात करें पूरे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस की, तो इसको टोटल 8 यूनिट में मैंने यहां पर डिवाइड किया है। ये 1 बाय 1 हम कवर करेंगे, इस तरह से कवर करेंगे कि आपकी सारी एग्जाम यहां पर इसके अंदर कवर हो जाएगी। ओके, चलिए, तो आज का जो सेशन है इसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए यहां पर थर्मो डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। ओके, हीट बोले या फिर हम यहां पर एनर्जी बोल सकते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हीट, या हम ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके इफेक्ट सिस्टम एंड सराउंडिंग के ऊपर क्या होगा जब भी एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, तो वो सारी स्टडी को हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर।
तो थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद में हमें यह भी पता चलेगा कि कोई प्रोसेस जो है वो फिजिबल है या नहीं है। ओके, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा हम बात करें कि जो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है, ये लो ग्रेड ऑफ एनर्जी किसे बोला जाता है और लो ग्रेड ऑफ एनर्जी को हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से। इसके अलावा अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में भी हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, वही चीज मैंने यहां पर मेंशन की, आप देख सकते हो। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है, एक और वर्ड मैं आपको बताता हूं, काफी बढ़िया वर्ड है, दैट विल बी द एक्सियोम साइंस। ये कैसा साइंस है? एक्सियोम साइंस है। एक्सियोम साइंस मतलब यहां पर जितने भी लॉज हैं, यहां पर थ्योरम नहीं, आप देखेंगे जितने भी लॉज हैं वो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यहां पर आप ऐसा नहीं देखोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी ने बताया है, किसी ने बताया नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी ने डिराइव नहीं किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ऐसा, एनर्जी कंजर्वेशन ही हमेशा रहेगा। ओके, इसको ऑब्जर्व किया, फिर उसको यहां पर मैथमेटिकल मॉडल में हम लेकर आ गए। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी लॉज होते हैं उनका कोई ऐसा हम बोलेंगे कि वायलेशन नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखिए, एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में हम यहां पर इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ओके, अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये बेसिकली डील करता है एनर्जी कंजर्वेशन, कन्वर्जन, एनर्जी एक्सचेंज एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज, कि अगर हीट का फ्लो हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में होगा, उसके बारे में। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो वो एनर्जी कन्वर्जन जो होगा वो किस तरफ होगा, उसके बारे में हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस दैट गवर्न। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो यहां पे अगर हम बात करें एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, ये भी हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, देखिए फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जिस प्रोसेस में एनर्जी का इन्वॉल्वेशन हो रहा है वो प्रोसेस फिजिबल होगी या नहीं होगी, उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होता है। ये चीज कौन बताता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मतलब डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इनके बारे में कौन बताता है? हमें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, जहां पर एनर्जी का इंटरेक्शन होता है उसकी हम स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट को हम देखते हैं। ओके, सिस्टम एंड सराउंडिंग के ऊपर। ओके, अब तो यहां पर इसकी डेफिनेशन में दो वर्ड आते हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। तो देखिए, जब भी हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना होता है तो वहां पर हमें एक रीजन लेना होता है, स्पेस में एक रीजन लेना होता है। वह रीजन जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी स्टडी को फोकस्ड करते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए, उस रीजन का अगर एक फिक्स मास है, उस रीजन का एक फिक्स मास है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी है और इसका फिक्स मास है, तो ये जो सिस्टम, ये मैंने क्या मान लिया? एक सिस्टम मान लिया। मुझे यहां पर क्या करना है? हीट ट्रांसफर करना है और उसके इफेक्ट को मुझे यहां पर स्टडी करना है। तो यहां पर ये क्या हो गया? एक फिक्स मास हो गया। उस रीजन का अगर उस क्वांटिटी का अगर फिक्स मास है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल मास सिस्टम। तो यहां पर ये ध्यान रखें, दो तरह के सिस्टम हम यहां पर डिफाइन कर देते हैं। वैसे देखिए, सिस्टम क्या है? ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन इन ए स्पेस अपॉन विच एनालिसिस ऑफ एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन इज डन। ओके, सिंपल सी बात है कि स्पेस में एक रीजन है जिसका मैटर होगा, उसमें कुछ क्वांटिटी होगी, उसमें कुछ मैटर होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक सिस्टम। When we focus on the quantity of matter, जैसे कि अगर मुझे यहां पर स्टडी करना है तो इसके अंदर पानी है, इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, सच सिस्टम इज नोन एज द कंट्रोल मास सिस्टम। तो ये ध्यान रखें, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर अगर हम फोकस करेंगे तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल मास सिस्टम।
because here the mass is fixed. Okay, this type of approach is utilized for a closed system. ये आगे आपको समझ में आएगा closed system का मतलब क्या होता है. Such as piston cylinder arrangement without pods और रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये एग्जांपल होते हैं किसके, क्लोज सिस्टम के. तो कंट्रोल मास सिस्टम का मतलब समझ में आया, फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैटर. और वहीं पे अगर मैं बात करूं व्हेन वी फोकस ऑन ए रीजन, हम एक रीजन पर फोकस करें. ओके, ये रीजन पर फिक्स करें. सच सिस्टम इज नोन एज द कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम. तो देखिए रीजन पर अगर हम फिक्स करेंगे तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलेंगे. जैसे कि अगर मैं बात करूं टरबाइन, टरबाइन में हम वो टरबाइन वाला जो पोर्शन होता है उस रीजन पर हम फोकस करते हैं, वहां पर फ्लो आता है और निकल जाता है. तो एक रीजन की हम बात करते हैं, तो जब भी हम रीजन की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सिस्टम का मतलब क्या होता है. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिस्टम और सिस्टम से बाहर का जो भी स्पेस रीजन होता है, यूनिवर्स का पार्ट अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, सपोज दिस विल बी आवर सिस्टम, और ये पूरा जो है ये क्या है, एक यूनिवर्स है. तो इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग. ओके, इट इज द रीजन इन द यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, उसे क्या कहेंगे हम, सराउंडिंग कहेंगे. इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बना देंगे, यूनिवर्स बना देंगे. ये ध्यान रखें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बना देंगे, यूनिवर्स बना देंगे. अच्छा, यहां पर एक और टर्म आती है इमीडिएट सराउंडिंग. ये तो सराउंडिंग हो गया. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये सराउंडिंग, तो इसके पास का स्पेस भी हो गया, इसके दूर का स्पेस भी हो गया सराउंडिंग. बट वो रीजन जो कि, अब देखिए यहां पर अगर हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो ये सिस्टम से जो हीट का इंटरेक्शन होगा तो डेफिनेटली ये इसके आसपास वाले रीजन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी. तो आसपास वाला रीजन सराउंडिंग कहलाएगा, ये वाला रीजन भी सराउंडिंग कहलाएगा, ये वाला रीजन भी सराउंडिंग कहलाएगा. बट इसके जस्ट नजदीक वाला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग. इसे हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग. तो इमीडिएट सराउंडिंग जहां पर सिस्टम का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसको भी आप ध्यान रखें. ओके, बाकी उसको सराउंडिंग भी बोलते हैं. इमीडिएट सराउंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सिस्टम का इफेक्ट जो है आपको इस आसपास के रीजन में ही देखने को मिलेगा. तो देखिए यहां पर, और ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला क्या कहलाता है, आपका बाउंड्री. तो देखिए एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज द सराउंडिंग. अब इन दोनों को जो सेपरेट करेगा उसे क्या कहेंगे हम, बाउंड्री. अब यहां पर बाउंड्री के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजनरी भी हो सकती है. जैसे कि आप रूम में बैठे हैं तो ये रूम की दीवारें जो है ये क्या है, बाउंड्री है, तो ये एक रियल बाउंड्री हो गई. और यहां पर अगर मैं स्पेस में से एक रीजन ले लेता हूं तो ये जो बाउंड्री, ये बाउंड्री कैसी होगी, इमेजनरी. बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है. तो देखिए यहां पर रियल इमेजनरी दोनों हो सकती है, और बाउंड्री जो है रेस्ट पर भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है. तो बाउंड्री में आपको क्या ध्यान रखना है कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, बाउंड्री का. इज दैट क्लियर. चलिए अब यहां पर एक और चीज आप ध्यान रखें, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, यूनिवर्स बना लेते हैं. सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, यूनिवर्स बना लेते हैं. चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. जब हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, ओके, तो यहां पर अलग अलग प्रकार के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं. ओके, तो सिस्टम को बेसिकली हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. डायग्राम से आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा. तीन तरह के सिस्टम कौन कौन से होंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम. तो देखिए ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, यहां पर आप डायग्राम देख रहे हो, ऐसा सिस्टम जिसमें मास का इंटरेक्शन भी पॉसिबल है और हीट का इंटरेक्शन भी पॉसिबल. जैसे कि आप देख रहे हो ये एक बीकर है, इसको अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो यहां पर इसके अंदर अगर जो लिक्विड है वो क्या होगा, बॉईल अगर हो रहा है तो यहां से क्या होगा, वो इवोपरेट हो जाएगा. तो मास भी इसका कम होगा
मास भी एक्सचेंज हो रहा है और यहां पर हीट हम दे रहे हैं तो ये हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो हीट और मास का अगर दोनों का इंटरेक्शन अगर होता है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्लोज सिस्टम में ये हमने यहां पर इसके ऊपर कैप लगा दिया। कैप अगर हमने लगा दिया तो यहां पर मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। ऐसा सिस्टम जिसमें केवल हीट का इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, यहां पर हमने क्या किया? एक इंसुलेशन वॉल बना दी। इंसुलेशन वॉल बना दी, ये इंसुलेशन है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ना तो इसकी हीट बाहर जाएगी, ना ही बाहर की हीट इसको क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। नो मास, नो हीट इंटरेक्शन। ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिए, ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओपन सिस्टम जहां पर मास का इंटरेक्शन होगा, और एक बात ध्यान रखें, जहां पर मास का इंटरेक्शन होता है वहां पर एनर्जी हीट का इंटरेक्शन तो कंफर्म होगा ही होगा। तो आप ध्यान रखिए, जितने भी ओपन फ्लो सिस्टम है, जैसे कि पंप, कंप्रेशन, टरबाइन, इसके अलावा और एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, डिफ्यूजर, नोजल, ओके, हीट एक्सचेंजर, ओके, बॉयलर, बॉयलर एक एग्जांपल है किसका? हीट एक्सचेंजर का। कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, पंप हो गया, डिफ्यूजर, नोजल, तो ये सब किसके एग्जांपल होते हैं? ये ध्यान रखे, दे ऑल आर द ओपन सिस्टम। ओके, क्योंकि यहां पर एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा और मास का भी इंटरेक्शन होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम आपको मैं बता चुका हूं, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट पोर्ट। पोर्ट किस तरह के इंजन में होते हैं? ध्यान रखे, टू स्ट्रोक इंजन में होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट पोर्ट या विदाउट बॉल, तो उसके अंदर का जो मास रहेगा वो मास हमेशा फिक्स रहेगा, जबकि एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, जैसे कि VCRS, रिवर्स बटन साइकिल, जिसे हम बेल कोलमन साइकिल बोलते हैं, तो वहां पर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कंटिन्यूसली एक क्लोज पाथ में क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो वो भी क्या होंगे? हमारे क्लोज सिस्टम होंगे। क्लोज सिस्टम मतलब सिंपल, एक बॉटल है हमारे पास, पानी भरा हुआ है, उसका केप हमने लगा दिया, ढक्कन हमने लगा दिया, तो वो जो सिस्टम बनेगा, कैसा सिस्टम बनेगा? क्लोज सिस्टम बनेगा। क्लियर है यहां तक चीजें? नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ना तो मास का इंटरेक्शन होगा, ना ही हीट का इंटरेक्शन होगा। दो एग्जांपल याद रखिए, यूनिवर्स, यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, यूनिवर्स के अंदर जो भी मास है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो ना तो मास यूनिवर्स से बाहर जाएगा, ना ही कोई मास उसके अंदर इंटर करेगा, ना ही एनर्जी। तो हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, इसे हम क्या कहेंगे? एक आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। और थर्मस फ्लास्क, आप ध्यान रखिए कि अगर थर्मस फ्लास्क में अगर आप हॉट टी रख देते हो तो वो हमेशा गर्म रहेगी, मास उसका उतना ही रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी जब हम करते हैं तो देयर आर टू वे टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि हम बोलते हैं ना, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या होता है क्लासिकल और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स? तो यहां पर इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो देखिए यहां पर आप ध्यान रखें कि देयर आर टू अप्रोच टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मैक्रो और माइक्रो। तो यहां पर सीधा सीधा आप मीनिंग ध्यान रखें, मैक्रो मतलब क्या होता है? मैक्रो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है बिग, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, जिसे अपन पढ़ते हैं ना माइक्रोस्कोप। तो देखिए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं? हम एक एवरेज बिहेवियर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स को हम मानते हैं कि सिस्टम के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जहां पर बैठे हो उसका, उस जगह का टेम्परेचर बताइए, तो टेम्परेचर में आप क्या बताते हो? वहां पर ओवरऑल टेम्परेचर बताते हो, एवरेज टेम्परेचर बताते हो, प्रेशर एवरेज बताते हो। तो ये जो स्टडी होती है जिसमें हम एवरेज बिहेवियर लेते हैं, और एवरेज बिहेवियर हम कब ले पाएंगे? जब सिस्टम के अंदर जो मैटर है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डेंसिटी जो होगी उस मैटर की क्या होगी? ज्यादा होगी।
तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो देखिए यहां पर ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मैंने बता दिया एवरेज बिहेवियर क्या करता है। हम ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉल्स की हम यहां पर बात करें तो वो एवरेज बिहेवियर। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जहां पर डेंसिटी कम है, जहां पर क्या है, एयर की डेंसिटी कम है, तो वहां पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेटल जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केस में जो अप्रोच होती है थर्मोडायनेमिक्स की उसे बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखते हैं। तो फिर ये कब यूज होगी, ये कब यूज होती, तो नॉर्मली जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें ये वाली अप्रोच यूज करते हैं। ये वाली अप्रोच कहां पर, जहां डेंसिटी जो होगी क्या होगी, कम होगी। रेरीफाई गैस एरोस्पेस में जहां पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो देखिए इन सभी पॉइंट को मैंने यहां पर एक बढ़िया तरीके से मेंशन किया है, देख सकते हो। यहां पर एक और टर्म आती है कंटिनम, तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इन दिस अप्रोच टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। यहां पर हम क्या करते हैं, एवरेज बिहेवियर देखते हैं मॉलिक्यूल्स का। ऐसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। दिस अप्रोच इज अप्लाइड टिल कंटिनम कॉन्सेप्ट इज वैलिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंटिनम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, जिसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज अगर मैं बात करूं, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए से और इसमें से अगर आपका 1 रुपीस मिस हो जाए, ओके, तो यहां पर आप बोलोगे क्या कि मेरे पास 99,999 रुपीज है, आप बोलोगे ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है कि आप बोलोगे, इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कंटिनम मतलब जहां पर मेटर जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा सिस्टम के अंदर। ओके, तो कंटिनम देखिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विदाउट एनी वॉइड्स और ब्लैंक स्पेस, इट इज वैलिड टिल द मीन फ्री पाथ इज मच लेसर देन द सिस्टम डायमेंशन। अब देखिए मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसका कुछ डायमेंशन होगा। सपोज इसका डायमेंशन जो है वो है डी, कैपिटल डी, और यहां पर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी जो होगी काफी ज्यादा होगी, कोई वॉइड्स नहीं होगी। अब देखिए यहां पर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। अब ये रैंडम मोशन होगा तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। तो एक सक्सेसिव कोलिजन के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक मॉलिक्यूल ने, वह डिस्टेंस जो है क्या कहलाता है, आपका मीन फ्री पाथ कहलाता है। तो देखिए मॉलिक्यूल अगर बहुत ज्यादा है तो ये मीन फ्री पाथ जो होगा क्या होगा, काफी कम होगा। अब वहीं पर अगर मॉलिक्यूल बहुत ही कम है, गिनती के मॉलिक्यूल है, तो यहां पर ये जो टकराने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो वो कंपेरेबल होगा इस सिस्टम के डायमेंशन से, जबकि यहां पर इस सिस्टम के डायमेंशन से के कंपेयर ये मीन फ्री पाथ जो होगा क्या होगा, काफी कम होगा। तो ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूम अप्रोच कब वैलिड होती है, जब मीन फ्री पाथ इज मच लेसर देन द सिस्टम डायमेंशन। सिस्टम के डायमेंशन से क्या होगा, कम होगा। और मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। ये कोलिजन हुआ, उसके बाद में दूसरा कोलिजन हुआ, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो इसे बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर चेक करते हैं। और इंडिविजुअल बिहेवियर कब चेक करेंगे, जब वहां पर डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ओके, इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज अंडर कंसिडरेशन। दिस अप्रोच रिजल्ट इन ए स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। इट इज अप्लाई वेयर गैसेस हैव अ लो डेंसिटी। कब हम अप्लाई करते हैं इसको, जब गैसेस की डेंसिटी जो होती है क्या होती है, कम होती है। और लो डेंसिटी की एयर को हम क्या बोलते हैं, रेरिफाइड गैस। रेरिफाइड गैस इज द गैस दैट इज इन ए स्टेट वेयर द मीन फ्री पाथ क्या होगा यहां पर,
is comparable to the or greater than the characteristic length scale of the system. ओके, तो ये ध्यान रखें मीन फ्री पाथ क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो उस केस में हम यूज करते हैं रेरिफाई गैस, उस केस में हम कौन सी अप्रोच को यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को। ठीक है, तो दो अप्रोच हमने देखी, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने देखे, बाउंड्री, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। इसके अलावा दो अप्रोच हमने देखी थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने की, एक है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल है, और एक होता है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर प्योर सब्सटेंस। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंस एक अलग ही चैप्टर भी है अपना, पर इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर मैंने एक सिस्टम लिया, इस सिस्टम के अंदर क्या है, मिक्सचर है, तो इसके अंदर जो भी है इसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट दिस सिस्टम क्या हो, सेम हो, थ्रू आउट दिस सिस्टम क्या हो, सेम हो। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। मतलब यहां से अगर मैं एक सैंपल लेता हूं तो जो चीज मुझे यहां से मिल रही है एग्जैक्टली वही चीज मुझे दूसरी जगह से अगर मैं सैंपल लेता हूं तो वही अगर कंटेंट मिल रहा है, वही केमिकल कंपोजिशन मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा प्योर सब्सटेंस। फेसेस से मतलब नहीं, जैसे कि यहां पर एग्जांपल लिखे हैं मैंने, H2O आइस स्टीम। अब यहां पर कॉम्बिनेशन बना लिया H2O और आइस। सपोज पानी है अपने पास, ये पानी है, इस पानी के अंदर क्या किया हमने, आइस को डाला, आइस क्यूब को डाल दिया, आइस क्यूब को डाला। तो देखिए यहां पर फेस ऑल्दो अलग अलग है, बट यहां से अगर मैं एक सैंपल लेता हूं, एक सैंपल आप लीजिए, तो इस सैंपल के अंदर आपको क्या मिलेगा, H2O ही मिलेगा। यहां से सैंपल लीजिए, यहां पर भी क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। केमिकल कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम क्या है, सेम है। आइस की जगह आप स्टीम ले सकते हो, वाटर की जगह आप स्टीम ले सकते हो, तो वो भी कॉम्बिनेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैसियस एयर, ये जो एयर होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एयर बोला है, तो एयर प्योर सब्सटेंस है या नहीं। अब देखिए एयर का मतलब क्या होता है, एयर जो होती है, एयर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है ड्राई एयर और एक होता है मॉइस्ट एयर। तो देखिए ड्राई एयर जो होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। मॉइस्ट एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, साथ में अदर गैसेस रहेगी, और साथ में H2O वेपर भी रहेगा, साथ में क्या रहेगा, H2O वेपर भी रहेगा। तो ऐसी एयर को हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर। अब देखिए इनकी अगर क्वांटिटी अगर हम देखें ड्राई एयर की, तो ड्राई एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ध्यान रखें यहां पर ये चीज मैं अभी से आपको बता देता हूं, आगे भी काम आएगी। ड्राई एयर की अगर हम बात करें तो ड्राई एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है। अब स्टूडेंट क्या होता है, जनरली इसे रट लेते हैं, बिल्कुल आपको याद तो रखना है नो डाउट, बट यहां पर दो केसेस बनते हैं, बाय परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो है कितना होता है, ये 14 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं मास परसेंटेज जो रहेगा, मास के टर्म्स में थोड़ा सा ऑक्सीजन क्या होगा, वॉल्यूम के कंपेयर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखें, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय परसेंट बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो ये 21% होगा, और बाय मास देखें तो ये 23% होता है।
और इधर ये 23 है तो 77% रहेगा और ये 71% रहेगा, ये ध्यान रखें। तो ये इन जनरल होता है, ये इन जनरल होता है एयर का कंपोजिशन, ड्राई एयर का कंपोजिशन। तो यहां पर ये लगभग क्या है, कांस्टेंट है। तो ड्राई एयर को वी कैन से कि यहां पर जैसे कि मैंने ये एयर लिया, केवल मैं एयर की बात कर रहा हूं, तो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्स है। कहीं दूसरी जगह से मैंने लिया तो वहां पर भी मैं मान के चल रहा हूं ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, फिक्स है। तो एयर को, ड्राई एयर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ए प्योर सब्सटेंस। जबकि वही बात करूं मॉइस्ट एयर, तो देखिए यहां पर क्लियर कट लिखा हुआ, मॉइस्ट एयर में ये जो वाटर वेपर है इसका परसेंटेज जो है वो क्या होगा, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, सीजन टू सीजन वेरी करेगा। कहीं पर वाटर वेपर जो होगा एयर के अंदर, ड्राई एयर के अंदर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। सी के किनारे चले जाओगे तो वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखें, एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। ऐसा अगर पूछा जाता है, ड्राई एयर अगर बोला है तो हमें बोलना है कि ये प्योर सब्सटेंस है। एटमॉस्फेरिक एयर या मॉइस्ट एयर अगर बोला जाता है, इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर कंटेन varies from place to place, as we have seen that some place there is a humidity, high humidity होना चाहिए वहां पर, at some place there is a low humidity। यहां पर ये वर्ड में क्या आएगा, यहां पर हाई ह्यूमिडिटी। ओके, कहीं पर ज्यादा ह्यूमिडिटी है, कहीं पर क्या है, कम ह्यूमिडिटी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, गिब्स फेस रूल। गिब्स फेस रूल हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें स्टेट बताना है तो उसके लिए मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत रहेगी, उसकी स्टेट बताने के लिए कम से कम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो गिब्स फेस रूल क्या होता है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी बाई सी प्लस टू। तो यहां पर P जो होता है, P विल बी द नंबर ऑफ फेसेस, D विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी F जो है यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब देखिए यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू लोकेट और फिक्स स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को लोकेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात करूं केस, अलग अलग केस मैंने यहां पर लिए हैं, सीधा वहीं पर मूव करते हैं। सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, जिससे कि हमारे पास क्या है, स्टीम है। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, स्टीम है। तो इसके लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए जो हमारे पास रिलेशन है क्या है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। तो यहां पर स्टीम है तो फेज तो एक ही हुआ, एक फेज। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, स्टीम है तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट या नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट तो एक ही होगा ना, स्टीम है तो H2 होगा। स्टीम का फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे तो एक ही मिलेगा ना, H2 ही मिलेगा। तो यहां पर C जो होगा ये 1 होगा प्लस 2। तो यहां से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, इसके लिए 2 आ जाएगी। ओके, वाटर के लिए निकालेंगे, मतलब आप ध्यान रखें सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट, सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट रहेगा तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 2 आएगी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू फेज सिंगल कंपोनेंट। टू फेज सिंगल कंपोनेंट एग्जांपल अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास ये स्टीम है और इसके अंदर हमने क्या किया, आइस क्यूब डाल दिया, तो यहां पर 2 फेज हो गए। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालना है तो P जो होगा 2 हो जाएगा। F हमें निकालना है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट अभी भी 1 ही रहेगा क्योंकि आइस भी H2 है, स्टीम भी H2 है। तो यहां से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ध्यान रखें, टू फेज सिंगल कंपोनेंट अगर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 1 आएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। ओके, एक और केस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अगर 3 फेज है और 3 फेज को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको बताओ
if all the three phases are coexist, that point is known as the triple point. क्या बोला जाता है? ट्रिपल पॉइंट. ओके, तो तीनों फेज आइस, वाटर, स्टीम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देखिए यहां पर P प्लस एफ, P की जगह 3 आ जाएगा, F हमें निकालना है, P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2. तो C जो रहेगा केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो 1 ही रहेगा, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है? 0 आती है. तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आएगी कि ट्रिपल पॉइंट किसे बोलते हैं? ऐसा पॉइंट जहां पर तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस. तो उस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी कितनी होगी? 0 होगी. मतलब ये एक इनवेरिएबल पॉइंट है, इनवेरिएबल पॉइंट है. इनवेरिएबल पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट हो गया. तो फिक्स पॉइंट हो गया तो इस पॉइंट पर प्रॉपर्टी जो रहेगी वो फिक्स रहेगी. तो आपसे बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिपल पॉइंट पर ट्रिपल वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसका प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर की, तो ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 273.16 केल्विन. फ़ारेनहाइट में अगर आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट. और वहीं पे अगर हम बात करें ट्रिपल पॉइंट प्रेशर की तो बन जाता है 0.61 किलो पास्कल. पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 611.1 के करीब आता है पास्कल. अच्छा, मरकरी कॉलम की हाइट के टर्म्स में अगर हम इसको लिखेंगे तो इट विल बी 4.58 mm ऑफ Hg. तो ये प्रेशर और ये टेम्परेचर जो है ये क्या कहलाता है आपका? ट्रिपल पॉइंट. ये एक यूनिक पॉइंट होता है. इट्स ए यूनिक रेफरेंस point having a 0 degree of freedom known as the triple point where all three phases are coexisting. और ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए कितना होता है ये ध्यान रखें, प्रेशर टेम्परेचर दोनों आपको याद रखना. अच्छा, एक और पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है थोड़ा सा इसको मैं आपको बता देता हूं. क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर में. ये कर्व हम देखेंगे कैसे बना है आगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे. यहां पर इस साइड क्या रहता है? लिक्विड रहेगा, सॉरी यहां पर लिक्विड प्लस वेपर, इधर वेपर, इधर क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा. तो ये जो कर्व होता है इस कर्व को हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व. सैचुरेटेड लिक्विड कर्व. और ये जो कर्व होता है इस कर्व को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर कर्व. दोनों कर्व जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इस पॉइंट को बोला जाता है क्या? क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लिक्विड जो है विदाउट absorbing एनी काइंड ऑफ लेटेंट हीट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ए वेपर. यहां पर लेटेंट हीट जो रहेगी क्या होगी? 0 होगी. लेटेंट हीट जो रहेगी इस पॉइंट पर क्या रहेगी? 0 होगी. अब इस पॉइंट पर लिक्विड एंड वेपर आर इनडिस्टिंग्विशेबल. लिक्विड और वेपर को आप अलग अलग नहीं कर सकते. तो इस पॉइंट पर अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गिब्स बेस रूल लगाते हैं. P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2. तो P यहां पर नंबर ऑफ फेसेस, जब इनडिस्टिंग्विशेबल है लिक्विड और वेपर तो नंबर ऑफ फेसेस कितना कंसीडर करते हैं? हम यहां पर 1 कंसीडर करते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है इसका. C लिक्विड हो, वेपर हो, केमिकल कंस्टिट्यूट उसका हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि H2O की हम बात करें. तो ये बनेगा 1 प्लस 2. तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाता है? इसके लिए 2 आ जाता है. बट अगर हम यहां पर देखें तो ये 2 जो है ये क्या है? गलत है.
इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 नहीं होती। ये एक इनवेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है क्या होती है, 0 होती है एक्चुअल में। तो सर यहां पर 2 क्यों आ रही है, 2 इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर गिब्स फेस रूल इज नॉट वैलिड। तो ध्यान रखें, क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं। यहां पर गिब्स फेस रूल नॉट वैलिड। इसके अलावा यहां पर नंबर ऑफ फेसेस कितने कंसीडर करते हैं हम, 1। नंबर ऑफ फेसेस कितने कंसीडर करते हैं हम, 1। और इसके अलावा यहां पर एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 0 है। और अगर मैं बात करूं वाटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वाटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर, ये आप डायरेक्टली याद रखें। फॉर वाटर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर जो होता है ये होता है 273.94 डिग्री सेल्सियस। जनरली स्टूडेंट सोच लेते 370 है, 373.94 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट, इसको 374 लिखा जाता है। और ध्यान रखें ये डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रेशर, तो ये होता है 220.2 बार के आसपास। तो ये जो प्रेशर और ये टेम्परेचर अगर हम लेकर आते हैं वाटर के लिए, तो यहां पर वाटर जो है डायरेक्टली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 0 होगी। गिब्स फेस रूल यहां पर वैलिड नहीं होता है, ध्यान रखें। नंबर ऑफ फेसेस जो होते हैं कितने होते हैं, 1 हम कंसिडर करते हैं। इसके पहले हमने देखा ये क्रिटिकल पॉइंट की बात थी, इससे पहले हमने देखा ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट जो होता है ऐसा पॉइंट होता है यहां पर तीनों फेस जो है क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, अब वापस हम मूव करते हैं सिस्टम के, बाद में यहां पर आता है प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो जो भी, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये पानी मैंने लिया, इस पानी का क्या होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, डेंसिटी होगी। जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सिस्टम के, दे ऑल आर कॉल्ड एज ए प्रॉपर्टी। जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी बोला जाता है। और प्रॉपर्टी जो होती है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं, डायरेक्टली उन्हें आपको याद रखना है। ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज द मेजरेबल क्वांटिटी दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। मतलब सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें बताना पड़ेगा ना कि इसका प्रेशर ये, इसका टेम्परेचर ये, इसका वॉल्यूम ये है। तो वो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक सभी क्या कहलाएंगे, प्रॉपर्टी कहलाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज जो होती है क्या होती है, सभी पॉइंट फंक्शन होती है। पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम किसी, जैसे कि हम यहां पर इस पॉइंट पर, अभी एट दैट पॉइंट मैं बता सकता हूं कि इसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है। तो ये पॉइंट फंक्शन होगी। मैं यहां पर ये नहीं बता सकता हूं कि इसके अंदर हीट क्या है, इसके अंदर वर्क क्या है, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन नहीं। इससे हमें हीट मिल सकती है, इससे हमें वर्क मिल सकता है। तो वो पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जिससे हम क्या करते हैं, स्टेट को डिफाइन करते हैं। किसी पॉइंट पर हमें बताना है कि वो सब्सटेंस की स्टेट क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन प्रॉपर्टीज का। इसके अलावा साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन प्रॉपर्टी जो होगा क्या होगा, 0 होगा। ओके, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है उसको भी हम आगे देखेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो साइकिल का मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया चलना, वापस उसी पॉइंट पर अगर हम आ गए तो ये क्या बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है। तो साइकिल में जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पर वापस आ गए, तो यहां पर चेंज इन प्रॉपर्टी जो होगा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी
साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी की बात करें तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इन प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इंटेंसिव, नाम से हमें समझ में आ रहा है जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे कि ये पानी है, इस पानी की डेंसिटी जो है क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब जनरली हम लेते हैं। पानी को अगर मैंने कम कर दिया, इसका मास अगर मैंने कम कर दिया, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे अभी भी डेंसिटी उतनी ही है। तो मास कम करने से डेंसिटी में कोई अंतर नहीं आया, टेम्परेचर में कोई अंतर आया नहीं आया। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती है, उन प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पर डिपेंड करती है, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं अपन। जैसे कि सपोज हमने क्या लिया, एक सिस्टम लिया, इसके अंदर कुछ मैटर है, मैटर इन द सेंस इसके अंदर एयर भरी हुई है। ओके, ये एयर जो है इसका टेम्परेचर है T, प्रेशर है P, डेंसिटी है रो, वॉल्यूम है V, मास है M। यहां पर क्या किया मैंने, इसका पार्टीशन कर दिया, इसमें एक पार्टीशन लगा दिया, एक पार्टीशन लगा दिया। अब यहां पे अगर हम देखें, इस एयर को हमने आधा आधा कर दिया, तो यहां पर अगर हम सारी प्रॉपर्टी को अगर देखते हैं तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दैट कि इसका टेम्परेचर जो रहेगा T रहेगा, प्रेशर अभी भी P रहेगा, डेंसिटी रो रहेगी, वॉल्यूम आधा हो जाएगा, अगर जस्ट हाफ पार्ट किया तो मास जो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। टेम्परेचर T, प्रेशर P, डेंसिटी, वॉल्यूम और मास। तो देखिए, मास खुद एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कम ज्यादा होती है अगर उसको अगर हम डिवाइड करें तो वॉल्यूम मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए यहां पे वही चीज मैंने मेंशन की है, प्रॉपर्टीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम, इसे क्या कहेंगे हम, इंटेंसिव। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। जैसे कि वॉल्यूम जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट वहीं पर अगर मैं लिखता हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम, अच्छा स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, और वॉल्यूम पर यूनिट मास क्यों क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है। रो इज इक्वल टू क्या होता है, उल्टा लिख दिया, यहां पर इसकी यूनिट आप देखोगे तो क्या बनेगी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास, मीटर क्यूब पर केजी। तो पहले हमने बोल दिया कि ये 1 केजी के लिए है, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स हो गई ना। तो देखिए यहां पर ऐसा भी आप बोल सकते हो, ये जो है ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये जो है ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है क्या मिलेगा हमें, इंटेंसिव मिलेगा। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
क्या बन जाएगा, ये इंटेंसिव बन जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है क्या, पर यूनिट मास, मास हमने फिक्स कर दिया। तो जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, आप ध्यान रखें ये सब क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सभी जो है क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी दैट आर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इनटू सी, सी होता है स्पेसिफिक हीट। एंट्रोपी, एंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, ये सब किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्या अंतर होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद का जो कंटेंट है उसको अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो यहां तक आप रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोसेस पाथ, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।